हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद महमूद रजा, मैथ्स टीचर ऑफ ऑक्सफोर्ड क्लासेस। ये अभी हम लोग आई एम वंस अगेन बिफोर यू विद द चैप्टर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज ऑफ क्लास 10। ये हम लोगों को सीबीएसई और जैक के क्लास 10 में मिलेगा और आईसीएसई क्लास 9 में भी मिल जाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले ये समझें कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता क्या है, तब तो इस चैप्टर के बारे आगे जानेंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आता है उसके साथ बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसलिए समझें पहले कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए क्या कहलाता है, ये जो पेयर है ना, पेयर का मतलब आप लोग तो इजिली समझते हैं कि पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। उसके बाद ये लीनियर क्या होता है, इक्वेशन तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि इक्वेशन क्या कहलाता है। मींस इक्वेशन का मतलब जब भी किसी चीज में दो पार्ट हो, एलएचएस और आरएचएस पार्ट में ब्रेक हो विद द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, तो क्या कहलाता है हम लोगों का, वो सिंपली इक्वेशन कहला सकता है। और ये लीनियर क्या होता है, तो लीनियर का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी इक्वेशन के वेरिएबल के ऊपर डिग्री मींस पावर 1 हो तो वो कहलाता है लीनियर। पावर 2 दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक एंड पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस कह सकते हैं। इस तरीके से वो आगे चले जाता है। लीनियर का कुछ एग्जांपल देख लें आप, जैसे कि आप ले सकते हैं 2x + 4, दिस इज 2x + 4 इज इक्वल टू 0, देयर इज द टू पार्ट्स, इट मींस दिस LHS and RHS, therefore this is equation। in this equation x is the variable और इस x के ऊपर पावर कितना है हम लोगों का, 1, therefore it is called linear equation। if the degree will be 2 then this is called quadratic equation, if the degree will be 3 then this is called cubic equation, if the degree will be 4 then this is called the biquadratic equation। means अगर इस तरह से पावर आगे जाए तो फिर इसका कोई नाम नहीं, हम लोग उस तरीके से बोलते चले जाते हैं। अब हम लोग लीनियर क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, तो पावर यहाँ पे कितना होगा, 1। आप जितना भी पूरे कंप्लीट चैप्टर में जो भी इक्वेशन देखेंगे, सारे इक्वेशन के ऊपर आपको डिग्री कितना मिलेगा, 1। इसलिए हम लोग क्या कहलाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस लीनियर मतलब क्या हो गया, पावर 1। उसके जस्ट बाद आएंगे इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है ये समझें। और पेयर का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग दो वेरिएबल में जो इक्वेशन पढ़ेंगे वो दो इक्वेशन होगा, मींस इक्वेशन का पेयर होगा, तभी तो इस चीज को सॉल्व करेंगे। ये पेयर क्यों बोला गया, इसके बेसिस को भी हम लोग आगे चैप्टर में मींस आगे के वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे। क्या कहलाता है वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। अगर रियलिटी फैक्ट समझना चाहें अच्छे लैंग्वेज में कि ये वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल को कह सकते हैं कि वेरिएबल टर्म्स केम फ्रॉम द वेरी। ये क्या आया, वेरिएबल, ये जो वर्ड है ना वो कहां से आया, वेरी से आया। मतलब ये पता चला कि जब भी क्या हो कि कोई चीज वेरी करता हो, मींस किसी चीज का वैल्यू वेरी करता हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे क्या हुआ समझिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करना मींस बदलना। x + 4 is equal to 0 then x is equal to -4, x + 2 is equal to 0 then we will get x is equal to -2, then x + -3 is equal to 0 then the x value is +3, if x - 5 is equal to 0 then x is equal to 5, this is the x is equal to -4, x is equal to -2, x is equal to 3 and x is equal to 5। यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x और यहां पर भी x ही है, लेकिन the value of x is different in all the places। -4, this is -2, 3, 5 means the value of x is fully depend upon the means equation। ये जो वैल्यू है x का वो पूरे इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है कि इक्वेशन जिस तरह का होगा वैल्यू भी उसी तरीके का आता चला जाएगा। मतलब कि ये वैल्यू जो है हर इक्वेशन के बनिस्बत वो क्या होगा, वेरी करता रहेगा। कभी -4 तो कभी -2, कभी 3 तो कभी 5, कभी 1 कभी 0। इस तरीके से x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा और हमेशा वेरी करेगा। देयरफॉर दिस x is the variable and what is called constant। तो कांस्टेंट कहते हैं कि जो चीज कभी वेरी नहीं करे, जस्ट अपोजिट वेरिएबल का, वो कहलाता है कांस्टेंट। जो कभी वेरी नहीं करे, जैसे कहते हैं कि आपके मेरे गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, मतलब कि मेरे गाड़ी का स्पीड ना तो इंक्रीज या फिर ना ही डिक्रीज कर रहा था, इसलिए हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसा समझ लें, अगर नंबर्स के बारे में समझना है, जैसे जब हम 3 क्लास में थे तो ऐसा लिखे हुए चीज को हम लोग 3 पढ़ते थे, राइट। क्या अभी 10 क्लास में पढ़ने तो इस चीज को 10 पढ़ेंगे, नहीं, ये 10 कभी हो नहीं सकता, ये 3 तो 3 ही रहेगा। That means this 3 is the constant for all the classes of wherever the class will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
किसी भी क्लास में आप चले जाएं, ये 3 तो 3 ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर आप 10 क्लास में आज ऐसा लिखा हुआ चीज को 10 पढ़ते हैं तो क्या इसको 11 में जाने के बाद 11 पढ़ेंगे? नहीं, ये कभी बदल नहीं सकता। देयरफॉर दिस इज द कांस्टेंट। मींस अब अगर फाइनली देखना चाहें, इस बात का पूरे बात का निचोड़ समझना चाहें तो बात ऐसा है, समझ ले कि ए से लेकर जेड तक जितना अल्फाबेट्स देखते हैं वो सारा अल्फाबेट्स क्या कहलाता है? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मींस आप जितना भी रियल नंबर अपने चैप्टर में देखें, इससे पहले के वीडियो में जो हम लोग रियल नंबर चैप्टर के बारे में पढ़े थे, वो रियल नंबर मींस माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितना भी नंबर्स देखें, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन में हो, डिवीजन में हो, डेसिमल में हो, स्क्वायर में हो, रूट में हो, किसी भी चीज में हो, वो चीज क्या कहलाता है हम लोगों का? सिंपली कांस्टेंट। ये वो नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट, जो कभी वेरी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को भी समझे हम लोग कि ए से लेकर जेड तक जितना भी अल्फाबेट्स सारा वेरिएबल कहलाएगा। कभी कभी किसी अलग इक्वेशन पे वो कांस्टेंट की तरह काम करता है, बट इस चैप्टर में नहीं करेगा। इक्वेशन का पेयर पढ़ेंगे और वो इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर होगा। ठीक है, हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल होगा, इक्वेशन का पेयर होगा और वो इक्वेशन कैसा? लीनियर होगा। आइए चैप्टर का मतलब तो समझे, लेकिन अब आइए इसी चैप्टर के बेसिस पे हम लोगों को ये क्लास 10 में क्या क्या पढ़ना है, कितना तरह का चीज पढ़ना है, क्या चीज का नॉलेज हम लोगों को लेना होगा, ये समझे। आइए सबसे पहले कि जो भी इक्वेशंस बनेगा वो इक्वेशंस को बनाने का कुछ रूल है ना। जैसे कि हर मैथ्स का कुछ रूल होता है, वो रूल है कि कब हम लोगों को मैथ्स को आगे बनाना है, कब हम लोग x और y का वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, जब कब किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट होगा और कब किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। वो सारे के सारे चीज को अभी हम लोग समझेंगे, उसका केसेस को समझेंगे कि वो वैल्यू क्यों फाइंड आउट नहीं होगा, किस लिए फाइंड आउट हो सकता है, कब फाइंड आउट होगा, कौन से केसेस में होगा, वो सारा चीज को जानते हैं। आइए सबसे पहले ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, जब आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कॉपी पे ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। स्ट्रेट लाइन, कभी भी हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो वह हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, यह याद रखेंगे। तो वही स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक को समझ लेते हैं, किसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है और नहीं सॉल्व करना है, क्यों नहीं सॉल्व करना है, वो भी समझेंगे अभी हम लोग यही कुछ बेसिस पे। आइए यहाँ पे 3 रूल के तहत हम बात करेंगे। कितने रूल? 3 रूल। कि अगर आपको ऐसा समझे कि ये एक मार्कर और ये एक मार्कर स्ट्रेट है, दोनों, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, अगर ये दोनों आपको मार्कर दिया जाए और अर्ज करें कि ये दोनों मार्कर को आपको ऐसा रखना है, आप कितने तरीके से ये दोनों मार्कर को रख सकते हैं कि ये अगर दोनों मार्कर को आगे या फिर पीछे बढ़ाया भी जाए या फिर घटाया जाए, तो ये कभी भी कोई दूसरे तरीके, जो आप 3 तरीके से रखेंगे वो और कोई दूसरा लाइन नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। क्या बोल रहे थे कि देखिए, सबसे पहले आप वो दोनों लाइन को कैसे सजा सकते हैं? वो दोनों लाइन को आप इंटरसेक्ट करा सकते हैं। वो दोनों लाइन को आप इंटरसेक्ट करा सकते हैं। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, क्या है? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये x और y यहाँ पे वेरिएबल है और a, b और c कांस्टेंट है। अभी तुरंत बोल देंगे सर, अभी तो आप बोले ना कि a से लेकर z तक जितना भी अल्फाबेट है सारा का सारा वेरिएबल है, फिर अभी आप a, b, c को कांस्टेंट बोल रहे हैं। मतलब पता चला ये a, b और c जो है इस इक्वेशन पे एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये कि ये a1, b1 और c1 की जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकता है, बट ये x और y विल नेवर चेंज। ये x और y कभी चेंज नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन का इक्वेशन हम लोगों को मिला। अब आइए सबसे पहले इस जो रूल है, ये केस को हम लोग क्या जाने, इसका सबसे पहला रूल क्या कहता है। सबसे पहले तो ये बताएंगे ये लाइन कैसा है। बोलेंगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन, लिख दीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि क्या है, इसको हिंदी में भी हम लोग जान सकते हैं कि ये हिंदी में क्या होता है। जैसे कि हम लोग बताए ना, वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं, कांस्टेंट को अचर कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम लोग बोल सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और ये तो अपना इक्वेशन का इक्वेशन ही है। इसी इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा।
उसके बाद ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, पहला पॉइंट। दूसरा ये जानेंगे कि ये क्या है, तो इसको हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या यूनिक सॉल्यूशन, ये सब क्या लिख रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केवल एक हल है। तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है? तीसरा पॉइंट को कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत। चौथा पॉइंट को क्या कहते हैं? चौथा पॉइंट जो होगा वो सबसे अलग ही होगा, A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2। ये क्या बात बोले, ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, ना ये कंसिस्टेंट समझ में आया होगा। तो ये जो बात है ना, ये पहले इसके तीनों रूल को लिखते हैं, उसके इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? या फिर समझ लें ऐसा कि क्या होता है ये इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सिंपली समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, बात साफ है। यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन। ये ओनली वन सॉल्यूशन क्यों पता चला कि आप ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो बनाने वाले हैं, ये अगर लाइन एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसका एक वैल्यू निकलेगा, ठीक है? क्यों? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा, ये ऐसा नहीं कि हम बोल दे रहे बस इसको मान लेना है, याद रखेंगे। ये जो हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रहे हैं ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ पे शो होगा, और जब आप किसी दो इक्वेशन के ग्राफ को बनाएंगे और वो दोनों इक्वेशन का ग्राफ कॉपी में जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे कट करेगा, और जब इस पॉइंट से आप उसको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे ऐसे करके लाइन को गिराएंगे इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पे x पे गिरेगा तो ये x का वैल्यू मालूम चलेगा, और y पे गिरे तो यहाँ पे y का वैल्यू मालूम चलेगा। तो हम लोग एलिजिबल होंगे x और y का वैल्यू को फाइंड आउट कर पाने में, ठीक है? ये मतलब पता चले ये कट करने का सिस्टम है ये, कि जितना बार वैल्यू कट करे मींस जितना बार लाइन कट करेगा उतना वैल्यू निकलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन में लाइन एक बार कट कर रहा है, इसलिए यहाँ से कितना वैल्यू निकलेगा? एक वैल्यू निकलेगा। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर ये दो बार कट करे दो वैल्यू निकलेगा, तीन बार कट करे तीन वैल्यू निकलेगा, चार बार कट करे चार वैल्यू निकलेगा, इनफाइनाइट टाइम कट करे इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगा, कट ही नहीं करे वैल्यू ही नहीं निकलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है हम लोगों का कि A1 बाई A2, उसके बाद ये कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन तो समझ में आया, इसलिए इसको ओनली वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या फिर आप यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक बोलते हैं ना कि ये सब में से एक यूनिक बच्चा, यूनिक मतलब इसके जैसा और कोई नहीं, ठीक? उसी तरीके से ओनली वन सॉल्यूशन मतलब कि केवल एक इसके जैसा और कोई नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक बार निकल रहा है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब पता चला अगर वैल्यू निकल रहा हो तो बोलेंगे कंसिस्टेंट, ये कंसिस्ट कर रहा है वैल्यू, और अगर वैल्यू नहीं निकल रहा तो हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्ट नहीं करता, ये असंगत है। उसके बाद ये पता चलेगा कैसे? तो ये जो हम लोग लास्ट पॉइंट दिए है ना, ये लास्ट पॉइंट A1 बाई A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये जो है A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये क्या है? ये किसी चीज को चेक करने के बारे है। अगर दो इक्वेशन दे दे और आपको बोले कि आप इसको विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए ये बताइए कि क्या इसका वैल्यू निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ठीक है? तो आप इस चीज को इस तरीके से चेक करेंगे और बता सकते हैं अगर ये ऐसा आया A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये क्या है? ये भी हम इक्वेशन से दिखाएंगे आपको एक एग्जाम्पल के साथ। ये A1 बाई A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2 ये क्या है, तो आपको समझ में आएगा यस, ये A1 बाई A2 और B1 बाई B2 अगर इक्वल नहीं होता है तो ये कैसा है? आपको याद हो जाना चाहिए कि ये कौन से केसेस में था? इंटरसेक्टिंग लाइन में। कितना बार इंटरसेक्ट? एक बार। या तो आप इंटरसेक्टिंग लाइन बोलिए, पहले बोलिए कि सर इंटरसेक्टिंग लाइन मींस ये कंसिस्टेंट है, मतलब वैल्यू निकलेगा। फिर हम पूछे कितना वैल्यू निकलेगा, आप बता सकते हैं सर एक वैल्यू निकलेगा। अब अगर हम ये पूछते कौन सा वैल्यू, तो आप उसको ये रूल से नहीं बता सकते। ये A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इस रूल से आप इसको नहीं बता सकते। इस जगह पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और वो सॉल्व करने का चार मेथड हम लोग सीखेंगे आज। वो चारों मेथड को आज देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा मेथड से वो सारे मेथड के तहत वो वैल्यू निकालेंगे। फिर से एक बार बात को समझेंगे। आपसे क्या पूछ सकता है? दो इक्वेशन आपको गिवन देगा, दोनों इक्वेशन पूछेगा बताइए कि क्या ये इक्वेशन का वैल्यू निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा।
तो आपको क्या करना होगा, ये a1/b2, b1/b2, c1/2 फाइंड करना होगा। उसके बाद चेक करेंगे ये किस तरह का आ रहा है। अगर ये इस तरीके का आता हो तो आप बोलेंगे यस सर, ये यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल है, देयरफॉर दिस इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, मतलब वैल्यू निकलेगा। हम पूछेंगे कि कितना वैल्यू निकलेगा, तो आप बोलेंगे ये कौन सा केसेस है, देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, तो बोलेंगे सर ओनली वन सॉल्यूशन, मींस केवल एक हल है, सिर्फ एक वैल्यू निकलेगा, बस x और y का एक एक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब अगर हम पूछें वो जो वैल्यू निकलेगा वो कौन सा वैल्यू है, तो आप कौन सा वैल्यू इससे नहीं बता सकते। कौन सा वैल्यू को बताने के लिए आपको ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और देखना होगा यहाँ पे कि ये कौन से x और y एक्सिस पे गिर रहा है जहां से वो वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये ग्राफिकल पहला मेथड है। उसी तरीके से 3 और मेथड हम लोग सीखेंगे, उस चीज को इसके बाद देखेंगे। ये पहला रूल कहता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग कि एक वैल्यू तो निकला, अब इनफाइनाइट वैल्यू या फिर नो सॉल्यूशन, ये इसका केस क्या होता है। ये पहला केस था। ये सारी चीज को कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा सारे लोग, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि पूरा लीनियर इक्वेशन कंप्लीट इसी के ऊपर बेस्ड है। 2 दूसरा केस क्या कहता है, इस लाइन का इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन। अब जब ये दोनों इक्वेशन आपको मिला तो क्या है, फिर से वही सेम केस, पहला केस हम क्या बताएं अभी जस्ट, कि अगर लाइन एक बार कट करे तो एक वैल्यू, 2 बार कट किया 2 वैल्यू, 3 बार कट किया 3 वैल्यू, इनफाइनाइट टाइम कर रहा है, और इनफाइनाइट वैल्यू अगर कट ही नहीं करे तो वैल्यू ही नहीं निकलेगा। ठीक उसी तरीके से क्या ये दोनों लाइन कट कर रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो कभी आपस में मेट नहीं करता, जैसे लकड़ी का सीढ़ी, वो कभी आपस में मिलेगा नहीं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या हो कि कभी मेट नहीं कर सकता, इसलिए ये पैरेलल लाइन है। तो इसको सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं समांतर रेखा। दूसरा पॉइंट क्या है, कितना वैल्यू निकलेगा, तो बताइए तो इसका वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये लाइन आपस में कट ही नहीं कर रहा है। जब लाइन कट ही नहीं करे तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो हम लोग यहां पे बोल देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तीसरा केस, नो सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, उसके बाद 3 नंबर। तीसरा केस कि क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। बात साफ पहले बताएं कि अगर वैल्यू निकलता है तो कंसिस्टेंट, नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट। ये वैल्यू नहीं निकल रहा है, क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। और चौथा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू दिस b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये इसका केस बना। इसको जो है ना वो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, इसको हम अभी एग्जाम्पल से दिखाएंगे कि ये क्या कहता है, क्या है ये, अभी दिखाते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ रहा है। जैसे ही सेम चीज़ वही कि हम लोग चेक करेंगे इस तरीके से, अगर ये इस तरीके का कुछ सीन दे रहा हो कि a1/2 और b1/2 इक्वल हो, बट ये c1/2 इक्वल नहीं हो, तो बोलेंगे सर नो सॉल्यूशन, वैल्यू निकलेगा ही नहीं। तो कितना वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। अब क्या होगा, इसलिए एक क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं असंगत। चलिए उसके बाद लास्ट एक पॉइंट देख लें और इसी के बेसिस पे ये पूरा कंप्लीट चैप्टर बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, तीसरा नंबर, कि अगर एक लाइन ऑलरेडी गिवन हो और दूसरा लाइन आए इसके ऊपर ही चला जाए, तो इस इक्वेशन को कहेंगे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन हुआ।
पहला केस, क्या ये लाइन कैसा है, जैसे लाइन कट किया इंटरसेक्ट, पैरेलल हुआ, क्या बोले हम लोग, पैरेलल लाइन, दोनों लाइन आपस में हुआ तो। और तीसरा, अगर एक के ऊपर एक चढ़े रहे तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसको ये कोइंसिडेंट लाइन, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि, देखिए पहले ये बता दें कि ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, कि अगर लाइन एक के ऊपर एक चला जाए तो वो हम लोग क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब हम लोग, और दूसरा तो ये, अब बताइए जो एक के ऊपर एक लाइन चढ़ गया तो यहाँ से हम लोगों का कितना वैल्यू निकल सकता है, क्या आप बता सकते हैं कितना वैल्यू निकलेगा? जैसे एक लाइन है, दूसरा लाइन इसको ऐसे कट किया तो सर एक बार कट किया, एक वैल्यू निकलेगा। सर ये लाइन है, ऐसे 1 2 3 बार कट किया, काउंट कर पा रहे हैं, बोलेंगे सर 3 वैल्यू निकलेगा। एक लाइन और है, वो ऐसे आया, ऐसे टच, ऐसा हुआ, कितना बार टच किया बता पाएंगे? जब ये इस तरीके ऐसे फॉर्म में है, बहुत छोटा छोटा हम आपको दिख नहीं रहा है, इस फॉर्म में है और आप वैल्यू नहीं बता पाए तो क्या एक के ऊपर एकदम सीधा ऐसे चला जाए तो आप वैल्यू बता पाएंगे? नहीं, इसमें से कभी वैल्यू निकल ही नहीं सकता। तो इस केसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहेंगे, कितना वैल्यू निकलेगा? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन को, हिंदी में इसको कहते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा। दूसरा पॉइंट कहता है कि सर क्या इसमें वैल्यू निकलेगा? हाँ वैल्यू तो निकलेगा क्योंकि ये कट कर रहा है, लेकिन तो इसको हम लोग लिख देंगे मेनी सॉल्यूशन। कितना वैल्यू निकलेगा बता नहीं सकते। तीसरा केस, इसको ये जो वैल्यू निकलेगा तो कंसिस्टेंट है, मतलब वो कंसिस्ट कर रहा है। मेनी सॉल्यूशन मतलब अनेक हल है, कंसिस्टेंट का मतलब संगत। और चौथा नंबर जो है पॉइंट, इसका ये जो a1/a2 इज इक्वल टू दिस b1/b2 इज इक्वल टू दिस c1/c2, ये तीनों इक्वल होगा। जब भी किसी दो इक्वेशन को चेक करने बोले और चेक करने के बाद ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं यस द लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन, दैट इज संपाती रेखा। हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि ये दोनों लाइन कंसिस्ट कर रहा है। वैल्यू जरूर निकलेगा, लेकिन वो जो वैल्यू निकलेगा कितना वैल्यू, बहुत सारा इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगा। 1 2 100 1000 500 3000 8000 10000 5000 1 लाख नहीं, इनफाइनाइट, जिसको अनकाउंटेबल मींस इनकाउंटेबल ये निकलेगा, जिसको काउंट भी नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेनी सॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके बुक में दिखेगा, ऐसा एक एग्जांपल हम देंगे जिससे आप जब इस चीज को वो कंसिस्टेंट होगा बट वहां से x और y का वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x और y का एक एक वैल्यू निकलता है हमेशा, है ना, हार्डली 2 3 4, लेकिन इनफाइनाइट कौन कौन सा वैल्यू होगा पता ही नहीं चले। इसलिए ऐसे केसेस में मैथ्स हम लोगों का आगे नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग चेक करके दिखा देना होगा कि कंसिस्टेंट है फिर भी नहीं बने, वैल्यू निकल रहा है, क्यों, रीजन क्या है, तो रीजन देकर छोड़ देंगे। आइए अब जो उतने देर से हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ये a1/a2 b1/2 c1/c2 क्या है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। अब वो वक्त आ गया, जान लीजिए ये a1/a2 b1/2 और c1/c2 क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2x + 3y इज इक्वल टू 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड द अनदर इक्वेशन, इसको हम लोग इस तरफ कर लेते हैं, 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है 3x + 6y - 17 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे दिए, प्लस माइनस कुछ भी आपकी मर्जी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अगर इज इक्वल टू के इधर कोई नंबर है तो आपका पहला काम होगा कि इसको इज इक्वल टू को साइड ले जाएं, एक तरफ ले जाएं, इज इक्वल टू में 0 हो, और तब आप a1 b1 और c1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 से जो आएगा वो a1 आएगा, x का वजह वेरिएबल होगा वो a1 कहलाएगा, मीन्स दैट इज 2, a2 नहीं, यहाँ पे b1 क्या कहलाएगा, y का वेरिएबल 3, और c1 क्या कहलाएगा -5। ठीक उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन जो आता है, x का कोएफिशिएंट 3, b2 क्या कहलाएगा, y का कोएफिशिएंट 6, और c2 क्या कहलाएगा
ये प्लस में है तो प्लस 17, अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ बोलेंगे। आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड आउट कर लिए। चेक कैसे करेंगे, ये चेक करने का तरीका है। कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे A1 बाई A2, A1 कितना है 2/3, कट अगर कटेगा कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब फाइंड करेंगे B1 बाई B2। ध्यान देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हुए नहीं चले जाएंगे, नहीं तो फिर तो ऑलरेडी ये केसेस बन जाएगा। फिर जहाँ पे नॉट इक्वल आएगा तो फिर क्या, फिर से कट करेंगे, सवाल उठ जाएगा कि पहले आप इज इक्वल टू लिखते हैं बाद में नॉट इक्वल लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल कॉमा देके कर सकते हैं, या फिर ऐसे पार्ट में कीजिए, या फिर नीचे में कर सकते हैं। B1 बाई B2 कितना है 3/6, कट हो रहा है, कट कर देते हैं 1/2, और C1 बाई C2 निकालिए। C1 कितना है -5 डिवाइडेड बाई 17, तो कितना हो जाता है -5/17। देखिए क्या ये A1 बाई A2 और दिस B1 बाई 2 इक्वल है? नहीं है ना। हम लोग बोलेंगे कि दिस A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये इक्वल नहीं है। अब याद कीजिए ये तीन जो केस लिखा है, तीनों केस में से ये कौन से केस से मैच कर रहा है, तो याद आएगा यस सर, सबसे पहला केस क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो A1 बाई 2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाई 2। जब भी अब क्या करें, इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ये बता दें। आपको दो इक्वेशन देगा और दो इक्वेशन से पूछेगा बताइए ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन पैरेलल है, या फिर ये लाइन को इंसिडेंट है, मींस ये लाइन प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, या फिर संपाती रेखा है। तो उस केसेस में आपको ऐसे चेक करना होगा। अगर ऐसा केसेस आता है बोलेंगे यस सर ये प्रतिच्छेदी रेखा है और ये जो है ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ये मान लीजिए ये दोनों इक्वल आ जाता और तीसरा वाला इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं कि A1 बाई 2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू दिस C1 बाई C2। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यस दिस इज पैरेलल लाइन में समांतर रेखा, और अगर तीनों ये और ये तीनों इक्वल आ जाता तो हम लोग इज इक्वल टू का साइन देते और बोलते यस सर ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये वाला सीन है, इसमें संपाती रेखा है। ये मतलब कि ये केसेस को देकर, ये केसेस से आप ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, ये दो इक्वेशन देगा और पूछ सकता है बताइए ये जो लाइन है ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, बताइए ये लाइन क्या है। इसका ओनली वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर मेनी सॉल्यूशन है, या फिर ये पूछ सकता है कि बताइए ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे ही केसेस को आपको चेक करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हाँ ये ऐसा है। और अगर ये बहुत सारे केस में जब ये नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो मैथ्स को आगे बना के क्या करेंगे, बनेगा ही नहीं। तो वैसे केसेस में मींस सेकंड वाले केस में हम लोग मैथ्स को आगे नहीं बनाते। अब देखिए इससे पहले हम एक बात किए थे आपसे, याद होगा क्या बात ये था कि जो कंसिस्टेंट, पहले ये जो चीज, ये जो तरीका है, इस तरीके से आपको चेक करने बोलेगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, मींस मैथ्स बनेगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे यस सर कंसिस्टेंट है, मैथ्स बनेगा। फिर आपसे पूछेगा कि मैथ्स बनेगा तो जरूर, लेकिन उसका कितना वैल्यू निकलेगा। तो आप इस चीज को चेक करके बता सकते थे यस सर अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है देन एक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन है नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन है एक को ऊपर एक चढ़ा हुआ है, तो बोल सकते थे यस सर इसका बहुत सारा मेनी सॉल्यूशन है। अब जब इसी में सवाल, तीसरा सवाल उठता कि सर वो कौन सा सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो कौन सा सॉल्यूशन में क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू को बताने के लिए एक प्रोसेस अप्लाई करना होगा। उसी प्रोसेस को अभी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है। तो आइए इस चीज को एरेस्ट करें और हम लोग देखें कि किसी चीज को बना तो लेने के बाद, जब वैल्यू सब कुछ पता करने के बाद आपको वैल्यू निकालने बोले तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा। 4 प्रोसेस। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, ये इधर से होगा ग्राफीय विधि। दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। तीसरा मेथड आपको मिलेगा सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि।
और चौथा मेथड जो मिलेगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको बोलेंगे वज्रगुणन विधि। ये 4 मेथड्स है, इसको ऐसे लिख सकते हैं मेथड्स फॉर सॉल्विंग मेथड्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करने का क्या क्या मेथड है, तो ग्राफिकल मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वज्रगुणन विधि। ये 4 मेथड से हम लोग तरीके से फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सारे बेसिक्स को समझे, सारे बात को समझ चुके कि ये चीज़ का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, और निकलेगा तो कौन से तरीके से निकलेगा। ये चारों मेथड से हम लोग इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। एट लास्ट ये भी बताना था कि ये जो है इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, और एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट या फिर कुछ भी, उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 + 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद कभी कभी किसी केसेस में ये तीनों में से किसी एक मेथड से क्या हो, आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, और कभी किसी ईयर में नहीं भी देता है, तो हम लोग उसके ऊपर बाद में एक्सेप्शन केसेस में बात करेंगे। और इसमें हम लोगों को जैक बोर्ड में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का देगा इस लीनियर इक्वेशन से, मतलब 3 + 3 6 + 1 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे। टोटल इससे कितने मार्क्स का होगा, इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों का आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सारा रूल्स है। इस मेथड्स के तहत, यही रूल के तहत हम लोग क्या करेंगे, अपने वैल्यू को x y या फिर जो भी वेरिएबल होगा s t p q m n जो भी, वो सारे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ये चारों मेथड्स को और इसके कुछ एग्जांपल्स को, वर्ड्स प्रॉब्लम को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तुरंत इसका जल्द लाएंगे, इंतजार रहेगा। और सारे लोग, आप ये सारे जो भी है, ये सारी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लें। वो जो तीनों केसेस, वो तीनों केस को याद कर ले, क्योंकि विदाउट वो तीनों केस ये मैथ्स आगे बन ही नहीं सकता। देन हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे चीज़ को फिर से एक बार डिफाइन करेंगे, और हल्का सा आगे जाकर वो सारे मेथड को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।